नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रंजीत और स्वागत है आप सभी का आरकेजी सिविल पाठशाला यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम द हिंदू न्यूज़पेपर का एनालिसिस करेंगे और सबसे पहले दो महत्वपूर्ण एडिटोरियल देखेंगे। पहला एडिटोरियल हम देखने वाले हैं जो कि भारत और नेपाल के रिलेशनशिप को बताता है। ये एडिटोरियल इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि अभी 2024 में हमारे देश में चुनाव चल रहा है। आने वाले समय में हम देखेंगे कि सरकार हो सकता है बदल जाए, और यदि नहीं भी बदलती है तो अभी फिलहाल यदि बीजेपी जीतती है तो बीजेपी के लिए नेपाल के साथ में रिलेशनशिप कैसे रहने वाले हैं, और यदि नई सरकार आती है तो उसको कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए नेपाल के साथ ताकि वो संबंध सुधार सके। सबसे पहले तो एक पक्ष में हम ये बातें देखेंगे। दूसरी जो चीज़ें हम देखने वाले हैं वो नेपाल की खुद की पॉलिटिक्स से रिलेटेड भी हम चीज़ें देखेंगे। नेपाल अभी कौन कौन से स्टेप से होकर के गुजरा है, अभी उसकी क्या कंडीशन चल रही है, वहाँ की सरकार चाइना के साथ में किस प्रकार से अपने संबंध मजबूत कर रही है, और यदि वहाँ की सरकार चाइना की तरफ में जा रही है तो क्या इंडिया इस चीज़ को काउंटर कर सकता है। ये भी एक सोच विचार वाली यहाँ पर बात होगी। इसके बाद सेकंड वाला जो एडिटोरियल डिस्कस करने वाले हैं वो गरीबी से रिलेटेड है। हाल फिलहाल में सरकार ने ये घोषणा करी थी कि इतने सारे लोगों को गरीबी से बाहर निकाला गया है। सरकार बाहर निकालने वाली बात जरूर करती है, लेकिन कितने लोग गरीबी रेखा के नीचे चले गए हैं, गरीबी से भी ज्यादा गरीबी में चले गए हैं, इसके बारे में सरकार कुछ बात नहीं करती है। यहाँ पर अलग अलग प्रकार की जो रिपोर्टें आई हैं उनका जिक्र किया जाता है कि इसमें क्या बताया जा रहा है, वो रिपोर्ट में क्या बताया जा रहा है, और सबको मिलाकर के बताया जाता है कि यदि इस प्रकार से गरीबी में डिक्लाइन हमको देखने को मिल रहा है तो इसका मतलब क्या है, और सरकार जो रिपोर्ट प्रस्तुत करी है उस रिपोर्ट में क्या कुछ कमियां हैं, उसके बारे में भी यहाँ पर चर्चा करी जाती है। तो सबसे पहले एडिटोरियल, इसके बाद फिर न्यूज़ वाला हमारा सेक्शन रहेगा। तो देखते हैं हम इस एडिटोरियल को जो कि भारत और नेपाल के संबंध को बताता है। समरी के तौर पर देखा जाए, सबसे पहले तो भारत में भी सरकार बदलने वाली है, नेपाल में भी सरकार बदली है। वहाँ की सरकार का चाइना के साथ कैसा संबंध रहा है, और यदि वहाँ की सरकार चाइना के ज़्यादा क्लोज जाती है इसका मतलब ये है चाइना इंडिया को काउंटर करने की कोशिश कर रहा है, तो इसके जवाब में इंडिया की क्या पॉलिसी हो सकती। इसके अलावा यहाँ पर चर्चा करी जाती है नेपाल कौन कौन से राजनीतिक क्षेत्र से गुजरा है, कौन कौन से राजनीतिक यहाँ पर पिक्चर हमको देखने को मिली है। 250 शब्दों में जो हमको आंसर राइटिंग करना है दोस्तों, उसकी लाइनें कुछ इस प्रकार से होने वाली हैं, जैसे कि इंग्लिश में यदि देखा जाए तो उसकी लाइनें ऐसी रहेंगी। अभी हाल फिलहाल में 2024 का चुनाव चल रहा है और नई सरकार आने वाली है इंडिया में, तो जो न्यू इलेक्टेड गवर्नमेंट रहेगी भारत की कुड कंसीडर ऑफरिंग नेपाल ए न्यू एंड होलिस्टिक डेवलपमेंट रोड मैप। नई सरकार को एक नया और होलिस्टिक डेवलपमेंट रोड मैप प्रस्तुत करना पड़ेगा नेपाल के प्रति। इससे क्या होगा, इससे लोगों की जो सार्वजनिक परिकल्पना है कि लोग क्या चाहते हैं वो भावनाएं निकल करके सामने आएंगी। साथ ही साथ में ये जो क्रॉस पार्टी पॉलिटिकल कॉन्सेंसस है वो भी संभव हो पाएगा। इसलिए सरकार को एक नया रोड मैप तैयार करने की ज़रूरत है नेपाल के प्रति, ऐसा राइटर का कहना है। शुरुआत में तो कुछ कुछ क्वेश्चन उठाए जाते हैं, जैसे कि क्या नेपाल अपने आप को इंस्टेंटली चेंज कर पाएगा सेक्युलर डेमोक्रेसी के तौर पर। मतलब पहले नेपाल को प्रो हिंदुत्व वाला राष्ट्र माना जाता था, लेकिन आज के समय में वहाँ की जो सरकारें हैं क्या बोलती हैं अपने आप को कि नहीं, हम एक धर्म को मान्यता नहीं देंगे, यहाँ पर अलग अलग धर्म वाले लोग रहते हैं तो हम उनके धर्मों का भी सम्मान करेंगे। सेक्युलर धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र में क्या वो त्वरित परिवर्तन ला सकता है। एंड ये जो चीज़ है यदि वो ऐसा करता है, ठीक है, फिर क्या नेपाल के लिए एक संविधान के माध्यम से ये निर्णय लेना जल्दबाजी थी कि
इसे तुरंत एक धर्मनिरपेक्ष संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य में बदल दिया जाना चाहिए। अब उसने संविधान के माध्यम से तुरंत ये सोच लिया था कि नहीं, हम धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र रहेंगे, हम सेक्युलर स्टेट रहेंगे, हम प्रो हिंदुत्व वाला राष्ट्र नहीं रहने वाले। अब ये तो हम उस समय की बात कर रहे हैं जब यहाँ पर डेमोक्रेसी नई नई आई थी। एक के बाद यहाँ पर एक उथल पुथल हमको देखने को मिली थी। अब हैवल जैसे वर्ड यूज़ किए गए हैं, इंस्टेंट वर्ड यूज़ किए गए हैं, जिसका मतलब होता है तत्क्षण। अब हीवल मतलब होता है राजनीतिक उथल पुथल होना। was in dire need of leaders, experience and institution capable of handling daunting challenges। यहाँ के लीडर, यहाँ की जो संस्थाएं हैं, क्या ये जो कठिन परिस्थिति है, चैलेंजेस हैं, उसको फेस कर सकते थे। तीसरे नंबर पे जो क्वेश्चन उठता है, ठीक है, बात वही है, क्या नेपाल को, जिसमें धार्मिक एकदम बहुत ज़्यादा प्रो धार्मिक आप बोल सकते हैं, लेकिन धर्मनिरपेक्ष और सहिष्णु लोकाचार की अद्भुत परंपरा थी, अपनी हिंदू पहचान पर वापस लौटना चाहिए उसको, जैसे कि वो पहले हुआ करता था। अब ये सारी जो चीज़ें हैं ना, जो 10 ईयर की इंसर्जेंसी चल रही थी, उसमें ये सारी बातें जो है वो छिप गई थी या फिर मिट गई थी, आप बोल सकते हैं। चौथे नंबर पे जो क्वेश्चन यहाँ पर खड़ा किया जाता है वो ऐसा है, ठीक है। अब चौथे नंबर की क्वेश्चन बोल रहा है, क्या यहाँ पर जो मोनार्की सिस्टम है उसको रिस्टोर कर दिया जाए। मोनार्की सिस्टम मतलब राजशाही, डेमोक्रेसी नहीं, जनता का शासन नहीं रहेगा, फिर एक व्यक्ति का शासन चलेगा, राजा का शासन चलेगा। तो क्या यहाँ पर ये होना चाहिए। पांचवें नंबर में, वाज जीनियन फेडरल सेटअप नॉट एन इन्विटेशन फॉर नेपाल्स डिसयूनिटी। नेपाल में जो फूट आई है, क्या वो फेडरल सेटअप का परिणाम था। छठवें नंबर का जो क्वेश्चन पूछा जाता है, हाउ कैन नेपाल सर्वाइव इन द पोस्ट कोरोना वर्ल्ड व्हेन करप्शन एंड मिस गवर्नेंस आर सो रैम्पेड। कोरोना आया था तो कोरोना के चलते चलते यहाँ पर भ्रष्टाचार बढ़ा है, करप्शन बढ़ा है, साथ ही साथ मिस गवर्नेंस, ठीक है, प्रशासन भी कुशासन में बदल चुका था। इन सारी चीज़ों से कैसे करके बाहर ला पाएगा नेपाल अपने आप को। अब हम बात करते हैं नई सरकार की, कि 2024 में चुनाव अभी चल रहा है और नई सरकार आने वाली है। तो नई सरकार और उसकी क्या पॉलिसी प्राथमिकता होने वाली, यहाँ पर हम चर्चा करेंगे। अब एक जो प्रायोरिटी देना है हमको, वो चाइना रहेगा। एंड फॉर दैट रीजन अलोन ए हाई लेवल ऑफ अटेंशन बीइंग पेड टू नेपाल इज सर्टेन, स्पेशली इन व्यू ऑफ रिसेंट डेवलपमेंट। क्योंकि हाल फिलहाल में जो डेवलपमेंट हम देख रहे हैं नेपाल और चाइना के बीच में, इसलिए हमारा ध्यान एक ही तरफ रहेगा कि चाइना से नेपाल को कैसे करके हम बचा सकते हैं या फिर रोक सकते हैं। इसका मतलब ये है कि चीन की छत्रछाया में बदलाव हो सकता है। अभी हाल फिलहाल में देखा जाए ना, जो पदधारी प्रधानमंत्री के गठबंधन सहयोगी हैं, उनमें हमको चेंजेस देखने को मिला है। पॉलिटिकल पार्टीज में किस प्रकार से बदलाव आया है, यहाँ पर बताया जाता है। वहीं यदि हम बात करें चाइना की साइडों के अंतर्गत कौन कौन से चेंजेस आ चुके हैं नेपाल में, तो देखिए अभी हाल फिलहाल में जो हम रिसेंट चेंज देख रहे हैं डेमोक्रेटिक कोएलिशन पार्टनरशिप में, इसका सीधा सीधा फायदा चाइना को मिल जाता है। कैसे मिल जाता है, क्योंकि जैसे ही यहाँ पर सरकार बदली थी, कोएलिशन बदला था, गठबंधन की सरकार चेंज हुई थी, वैसे ही ये लोग क्या काम किए, तुरंत सत्ता में आने के बाद चाइना की विजिट करते हैं। भारत नहीं आते हैं, चाइना की आधिकारिक तौर पर ये विजिट पर जाते हैं। तो चीन ने भी ऑफिशियली इसका वेलकम किया था। मतलब चाइनीज लोग ऐसे थे जिन्होंने ऑफिशियल तरीके से पहली बार वेलकम किया था नए अलायंस का बिटवीन द टू मेजर लेफ्ट पार्टीज विच दे हैव बीन अर्जिंग फॉर लॉन्ग सम टाइम पब्लिकली एंड क्लम्सली। लेकिन यहाँ पर नेपाल में सत्ता में परिवर्तन हुआ। सत्ता में परिवर्तन होने के बाद आप देखेंगे नेपाल चाइना के प्रति ज़्यादा झुकाव हुआ। अब यहाँ पर इंडिया को इग्नोर किया गया एंड वो चाइना के और भी ज़्यादा करीब चला गया था।
तो कुल मिलाकर के देखिए, नेपालियों के द्वारा, नेपाल की सरकार के द्वारा जो भारतीय संवेदनाएं हैं उनकी अनदेखी करी गई। सेकंड नंबर की बात यह है, नेपाल के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो डिपार्ट किए थे, रवाना हुए थे फ्रॉम कन्वेंशन बाय मेकिंग हिज फर्स्ट ऑफिशियल फॉरेन विजिट टू बीजिंग। पहली बार जो विजिट की गई थी नेपाल की तरफ से वो किसकी करी गई थी? चाइना की करी गई थी, वो इंडिया नहीं आए थे। अब श्रीलंका में हम देखते हैं कि वहाँ की जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ हैं, डोमेस्टिक वार्निंग होने के बावजूद भी श्रीलंका जो है डेब्ट ट्रैप में फंस गया है एंड एग्री टू रिवाइव कोऑपरेशन ऑन चाइनास बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। खुद अपने जाल में, कहना चाहिए कर्ज के जाल में फंस चुका है श्रीलंका। इसके बावजूद उसको सारी चीज़ें पता है चाइना के बारे में, फिर भी वो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के बारे में तैयार हो जाता है। आगे फिर से चर्चा करी जाती है नेपाल की परिस्थिति के बारे में। नेपाल की परिस्थिति में बोला जाता है, देखिए नेपाल की बात करें जो कि विश्व का एकमात्र हिंदू किंगडम माना जाता था, जहाँ पर एकमात्र कहना चाहिए हिंदू शासन हुआ करता था। बाद में ये यहाँ पर लोकतंत्र स्थापित हुआ। इसने अपनी पार्लियामेंट को सेक्युलर फेडरल रिपब्लिक के तौर पर चेंज कर दिया। इसका मतलब ये है किसी एक धर्म को हम नहीं मान्यता देते, सब धर्मों का हमको आदर करना है। ये कब हुआ था? यहाँ पर जो माओवादियों का इंसर्जेंसी जब ख़त्म हुआ, इसके बाद यहाँ के जो माओइस्ट लोग हैं वो एग्री हो गए थे कि हम मेन स्ट्रीम में जुड़ना चाहते हैं कंट्री की डेमोक्रेटिक पॉलिटी में। कुछ साल पहले की ये हम बात कर रहे हैं। इसके बाद यदि हम लास्ट फेज की बात करें किंग बिरेंदर के सालों की, ठीक है, जब उस समय में क्या है, किंग बिरेंदर का राज हुआ करता था, तो सरकार के बार बार परिवर्तन के साथ में राजनीतिक अस्थिरता हमको देखने को मिली थी। इससे नेपाल के भीतर माओवादी विद्रोह को फैलाने में मदद मिली, जिसने बाद में भारत के जंगलों में एक ठिकाना बना लिया था, अपना स्थापित कर लिया था इन लोगों ने। कुल मिलाकर के देखा जाए हम क्या देख रहे हैं, माओइस्ट इंसर्जेंसी नेपाल में बढ़ते जा रही है एंड इन लोगों ने हेडक्वार्टर भी स्थापित कर लिया था इंडिया के जंगलों में। फिर पैरेलल में हमको वृद्धि देखने को मिली थी कि भाई ये लोग ड्रग्स की स्मगलिंग कर रहे हैं, आर्म्स, टेररिस्ट रिलेटेड क्रॉस बॉर्डर एक्टिविटीज़ हो रही थी फ्रॉम मास्टर माइंडेड फ्रॉम पाकिस्तान अगेंस्ट इंडिया फ्रॉम नेपाली सॉइल। फिर से बात वही हो जाती है कि पाकिस्तान की तरफ से नेपाल का इस्तेमाल करके भारत में आतंकवाद को फैलाया गया। और इसी सब के चलते चलते जो IC 814 हेलीकॉप्टर है उसको हाईजैक किया गया था 1999 में। अब रिश्तों में सुधार की कोशिश के ऊपर यहाँ पर चर्चा करी जाती है कि भारत और नेपाल के जो रिलेशनशिप हैं उसमें हमें स्टेबलाइजेशन लाना है। इसके लिए ट्विन पिलर पॉलिसी का इस्तेमाल किया जाना चाहिए, जो कि सपोर्ट करती है किंग एंड मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी को। एक तो किंग का सिस्टम, दूसरा मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी सिस्टम। इससे क्या होगा, इंडिया का जो डिस्क्रीट कोऑपरेशन है वो बढ़ेगा, गुड रिलेशनशिप बढ़ने वाले हैं पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम में। एंड बोला जाता है इट आल्सो सा इंडियन एंड नेपालीज इंटेलिजेंस एजेंसीज वर्किंग टू एक्सपोज पाकिस्तानी इन्वॉल्वमेंट। दोनों देशों की एजेंसी आपस में मिलकर के काम करेंगी ताकि पाकिस्तान जो इसकी धरती का मिसयूज करता है उसको हम रोक सकें। तो आखिरकार देखा जाए, ठीक है, ये जो स्थिति है एक संकट के रूप में बदल चुकी है, जिसमें नेपाल में उथल पुथल और परिवर्तन हुए और भारत के साथ इसके द्विपक्षीय संबंधों की गुणवत्ता के बारे में नए प्रश्न पैदा होते थे। हाल फिलहाल में चाइना अब नेपाल में भारत के खिलाफ सक्रिय रूप से काम करने लगा। चाइना जो है प्रोएक्टिव तरीके से नेपाल में काम कर रहा है ताकि इंडिया को यहाँ से बाहर कर सके। आगे एक दूसरे का सपोर्ट करने की बात यहाँ पर करी जाती है। तो इंडिया का भी जो है अपने आप में अकेला नहीं है।
ये क्वाड के साथ में है, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान, यूनाइटेड स्टेट, साथ ही साथ इंडो पैसिफिक एंड अदर ग्रुपिंग के वो साथ में है। यदि हम क्लोजली वॉच करते हैं चाइना के कुछ कदम को कि वो अपने इन्फ्लुएंस को एक्सपांड करते जा रहा है, ठीक है, थ्रू फेयर मीन्स एंड फाउल, तो वो उसकी जो चाल है उसको नज़रअंदाज हम नहीं कर सकते हैं। वहीं यदि हम इंडिया के स्टैंड की बात करें, आज के समय में इंडिया किस प्रकार से काम कर रहा है, तो पहले नंबर की बात यह है, नेपाल के जो आंतरिक मामले हैं उनसे आपको दूर रहना है कि भाई आपके जो भी अंदर वाली बात है उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। लेकिन नेपाल की तरफ से हम देखते हैं ना कि कुछ नेपाली हलकों से सलाह देने का दबाव, या भारत में कुछ लोगों द्वारा कम से कम 2 महत्वपूर्ण मामलों में सलाह देने का प्रलोभन का अनुमान लगाया जा सकता है। इसके अलावा और हम कौन कौन से कदम उठा सकते हैं और हमें क्या करने की ज़रूरत है, इसके बारे में फोकस किया जाता है। देखिए, हमारे पास में एक परिवर्तनकारी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट का विकास का एजेंडा होना चाहिए। इससे क्या होगा, नेपाल और भारत के लोगों की जीवन की जो गुणवत्ता है उसमें हमें सुधार लाना है। इसके अलावा हमें क्या किसके ऊपर काम करना है, स्वास्थ्य, शिक्षा, भोजन, पोषण, बाल विकास, लिंग और जॉब जैसे नवीन क्षेत्रों में हमें आगे बढ़ने की ज़रूरत है, ठीक है। और आपको ये भी समझना है कि जो BRI प्रोजेक्ट है और अन्य प्रोजेक्ट हैं चाइना के, वो आपका डेवलपमेंट करने वाले नहीं है, बल्कि आपको और कर्जा के जाल में फंसा देंगे। आगे जो चर्चा हम करने वाले हैं दोस्तों, ये पार्टिकुलरली गरीबी से रिलेटेड है, गरीबी से जुड़ी हुई है। हाल फिलहाल में सरकार की तरफ से कुछ सर्वे जारी किए गए थे, जैसे कि हाउस होल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर सर्वे 2022-23 जारी किया गया। इसमें गरीबी से रिलेटेड डेटा प्रस्तुत किए गए, उपभोग से रिलेटेड कितना हम कंज्यूम कर रहे हैं, वस्तुएं कैसी सस्ती या महंगी खरीद रहे हैं, इससे रिलेटेड डेटा प्रस्तुत किया गया था। गरीबी में गिरावट आई है, लेकिन उपभोक्ता के व्यय में भी कुछ कमी नहीं आई है। इसका मतलब ये है बात एकदम बराबर, एक चीज़ भारी यहाँ पर हो सकती है। अभी हाल फिलहाल में फैक्ट शीट रिलीज़ करी गई थी हाउस होल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर सर्वे 2022-23 के लिए। इसको शॉर्टकट में HCES बोला जाता है। ये फैक्ट शीट जारी करी गई थी नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस NSSO की तरफ से। यहाँ पर एस्टिमेशन लगाया जाता है पावर्टी का, इनइक्वालिटी के ट्रेंड का, बहुत सारे रिसर्चर के द्वारा। अलग अलग रिसर्चर लोग क्या कहते हैं इस रिपोर्ट के बारे में, लेकिन उनमें से कुछ जो स्टडीज़ है इन्होंने ये भी डिस्कस किया है कि डाटा एंड मेजरमेंट से रिलेटेड जो इशू हैं उनको हम कंपेयर करके देखते हैं। हम बात करते हैं पावर्टी एंड इनइक्वालिटी में क्या ट्रेंड देखने को मिला है। पहले नंबर की बात यह है, सरकार ने जो आंकड़े प्रस्तुत करी हैं इसमें यूनिट लेवल पर डेटा अवेलेबल नहीं है, इकाई स्तर का डेटा यहाँ सरकार ने प्रस्तुत नहीं करी। कुछ लोग कहते हैं कि यूनिट लेवल के डेटा के अभाव में ये जो सरकार ने कागज़ प्रस्तुत करी है ये कोई काम कर रही है। यदि सरकार यूनिट लेवल डाटा प्रोवाइड करती, इससे हमें एकदम एक्यूरेट एस्टिमेशन लग जाता। एवरेज जो प्रस्तुत कर रही सरकार, ठीक है, अंदाज़ा जो प्रस्तुत कर रही सरकार वो सही नहीं है। द पावर्टी नंबर्स based on the fact sheet data may not differ too much from those of unit level data, क्योंकि यूनिट लेवल डाटा एंड फैक्ट शीट में यदि पावर्टी के जो नंबर हमको आते वो यदि सेम हो जाते तो बहुत ज़्यादा अंतर यहीं नहीं दिखाई देता। अब यहाँ पर हम कंपेयर करते हैं, मतलब गरीबी के जो अलग अलग आंकड़े प्रस्तुत किए गए हैं कौन क्या क्या बोलता है। जैसे कि रोजगार कमेटी के हिसाब से गरीबी कितनी कम हुई है,
तो जो एस्टिमेशन पॉवर्टी रेशियोज हमको देखने को मिले हैं वो डिक्लाइन हुए हैं। 29.5% था 2011-12 में, 10% हो चुका 10% हो गया है 2022-23 में। ये रंगराजन कमेटी की पॉवर्टी लाइन रिपोर्ट बोलती है। एंड बोला जाता है कि ये हमको देखने को मिला है 21.9% 2011-12 में एंड 3% हो गया है 2022-23 में। मतलब 1.2 पॉइंट पर ईयर के हिसाब से परिवर्तन आ रहा है। ये तेंदुलकर कमेटी पॉवर्टी लाइन बोलती है। रंगराजन कमेटी कितनी बोलती है? ये बोलती है 21.9 से 3%। इसके बाद तेंदुलकर कमेटी के हिसाब से यदि हम गरीबी का अंदाज़ा लगाएंगे, ठीक है, हम यदि और भी अर्लियर पीरियड की तरफ जाएं, पहले पुराने पीरियड की तरफ में जाते हैं, तो जो गरीबी का अंदाज़ा है तेंदुलकर कमेटी की पॉवर्टी लाइन के हिसाब से, इसमें भी डिक्लाइन देखने को मिला है 37% से 21% 2004-05 से 2011-12 में यदि हम तुलना करते हैं। वहीं यदि हम सुब्रमण्यन की बात करें तो सुब्रमण्यन के हिसाब से बोला जा रहा है कि 2011-12 और 22-23 जो गिनी कोएफिशिएंट था उसमें भी डिक्लाइन देखने को मिला था 0.278 से 0.269। ये प्रस्तुत है डेटा वो ग्रामीण एरियाज के लिए है। एंड 0.358 से 0.318 हुआ है कम अर्बन एरियाज के लिए, शहरी एरियाज के लिए। फिर बंसल एट ऑल के हिसाब से बात करें, ये भी कहता है कि जो गिनी कोएफिशिएंट है रूरल एरियाज़ के लिए उसमें भी कमी आई है। शहरी क्षेत्र के लिए भी बताया जा रहा है, ग्रामीण क्षेत्र के लिए भी यहाँ पर बताया जाता है। यहाँ पर गिनी कोएफिशिएंट का इस्तेमाल किया गया है, तो सबसे पहले गिनी कोएफिशिएंट के बारे में थोड़ी सी जानकारी देख लेते हैं। दोस्तों, इसको हम गिनी इंडेक्स के रूप में या फिर गिनी रेशियो के रूप में भी जानते हैं। यहाँ पर इस इंडेक्स के माध्यम से हम स्टैटिक तौर तरीके से मेज़रमेंट करते हैं, जिससे इनकम का पता लगा सकें, वेल्थ का पता लगा सकें, या फिर कंजप्शन इनइक्वालिटी का हम पता लगा सकते हैं किसी भी ग्रुप के, किसी भी कंट्री के लिए। इसको हम कैलकुलेट करते हैं, कंपेयर करते हैं लॉरेंज कर्व के माध्यम से, जो कि दिखाता है एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम को टू ए परफेक्टली इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। गिनी कोएफिशिएंट की जो रेंज रहती है 0 से लेकर के 1 होती है। 0 है मतलब परफेक्ट इक्वालिटी है, एंड यदि किसी को 1 नंबर मिल रहा है मतलब परफेक्ट इनइक्वालिटी है। लोअर वैल्यूज आती है, इसका मतलब ये है लेस इनइक्वालिटी। यदि हायर वैल्यूज आती है तो ये इंडिकेट करती है और भी ज़्यादा इनइक्वालिटी को। तो फिर से एडिटोरियल की तरफ हम चलते हैं। गिनी इंडेक्स में भी हमको गिरावट देखने को मिली है। आगे पूरी समरी बताई जा रही भाई कि यदि इस प्रकार के डेटा हमको मिल रहे हैं, इसका मतलब क्या है। इतना यदि हमने इतना सारा स्टैटिक्स देखा है, इसका आखिर अर्थ क्या है। इसका मतलब ये है कि 2011-12 और 2022-23 के बीच गरीबी में उल्लेखनीय गिरावट आई है। हालांकि गिरावट की जो दर है पहले की तुलना से काफ़ी कम रही। 2004-05 से 2011-12 के हिसाब से देखेंगे तो 2011-12 और 2022-23 के बीच में शहरी क्षेत्रों में हमको असमानता में गिरावट देखने को मिली। इनइक्वालिटी में काफ़ी सुधार हुआ है। और ध्यान देने वाली बात यह है कि ये सभी अनुमान इस बात पर निर्भर हैं कि गरीबी रेखा आप किसको निर्धारित करते हैं। इसके लिए यदि हम रेफरेंस पीरियड की बात कर लें तो एनएसएसओ ने चेंज कर दिया है अपने रेफरेंस या फिर रिकॉल पीरियड को डाटा कलेक्शन को लेकर के ओवर टाइम टू इम्प्रूव रिपोर्टिंग ऑफ कंजप्शन। इससे ऐसा क्यों किया जा रहा है, ताकि जो कंजप्शन की जो रिपोर्टिंग है उसमें इम्प्रूवमेंट लाया जा सके, इसलिए रेफरेंस पीरियड ही बदल दिया गया है। 3 एस्टिमेशन अवेलेबल हैं कंजप्शन के, वो आप देख सकते हैं कौन कौन से हैं। ये रिकॉल पीरियड पर आधारित हैं। कौन कौन से? यूनिफॉर्म रेफरेंस पीरियड यूआरपी, मिक्स्ड रेफरेंस पीरियड एंड मॉडिफाइड मिक्स्ड रेफरेंस पीरियड है। दोस्तों,
GANHRI इंटरनेशनल लेवल पर एक संस्था बनाई गई है जिसका फुल फॉर्म होता है ग्लोबल अलायंस ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स इंस्टीट्यूशंस। ये जो संस्था है बहुत सारे देशों में ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और उसको रोक सकने के लिए जो उन देशों ने संस्थाएं बनाई हैं वो कितनी कामगार साबित हो रही हैं, इसके हिसाब से उन संस्थाओं को रेटिंग प्रोवाइड करती है ये संस्था। जैसे कि भारत में NHRC चलती है, ठीक है, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन चलती है। यदि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन भारत में अच्छा काम करती है मानव अधिकारों को सुरक्षा देने के लिए, तो उसको अच्छी रेटिंग देती है ये संस्था। लेकिन पिछले 2 साल से देखा जाए अच्छा काम नहीं किया जा रहा है मानव अधिकारों के संरक्षण को लेकर के, इसलिए भारत की जो संस्था है उसको रेटिंग अच्छी नहीं प्रोवाइड करी गई है GANHRI की तरफ से, ग्लोबल अलायंस ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स इंस्टीट्यूशन की तरफ से। सबसे पहले इसके बारे में यदि हम बेसिक जानकारी देखें तो ये जो GANHRI है इसको ये एक रिकॉग्नाइज एंड ट्रस्टेड पार्टनर माना जाता है यूनाइटेड नेशंस का। इसकी स्थापना करी गई थी 1993 में एज इंटरनेशनल कोऑर्डिनेटिंग कमेटी ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूशन के तौर पर, ताकि जो ह्यूमन राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट किया जा सके, प्रमोट किया जा सके। एंड बोला जा रहा है कि इसको बाद में नाम चेंज कर दिया गया, ग्लोबल अलायंस ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स इंस्टीट्यूशंस कर दिया गया था 2016 से, and is member-based network organization that gathers NHRIs from all around the world। ये मेंबर बेस्ड नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पर बहुत सारे NHRIs शामिल होते हैं पूरी देश दुनिया से। इसमें 120 मेंबर कंट्रीज़ हैं एंड इंडिया भी इसका मेंबर है। इसका जो सचिवालय है वो स्थित है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। अब हाल फिलहाल में यदि हम न्यूज़ की बात करें तो इंडिया के ह्यूमन राइट रिकॉर्ड में थोड़ा सा धक्का लगा है। जिनेवा पर आधारित जो यूनाइटेड नेशंस की संस्था है GANHRI, इसने मना कर दिया है NHRC को कि हम जो है आपको अच्छी क्रेडिट नहीं दे रहे हैं। ये जो डिसीजन आया है ये अफेक्ट करता है इंडिया की एबिलिटी को वोटिंग के ऊपर ह्यूमन राइट्स काउंसिल में एंड सम UN जनरल असेंबली की बॉडीज़ में। तो 2 चीज़ प्रभावित होने वाली है, हमारा जो वोट का अधिकार है वो कम हो जाएगा, जनरल असेंबली बॉडीज़ में थोड़ा बहुत जो वोट का पावर है वो भी हो सकता है हमारा कम हो जाए। तो इस बार इसकी जो सब कमेटी थी एक्रीडेशन के ऊपर, इस कमेटी ने ये रेटिंग प्रोवाइड करी है। इसमें इंक्लूडेड है बहुत सारे रिप्रेजेंटेटिव हो जाते हैं इसमें, जैसे कि न्यूजीलैंड है, साउथ अफ्रीका है, हॉन्डुरस है एंड ग्रीस है। आखिर ऐसा क्यों किया गया है तो उसका रीज़न बताया जा रहा है कि यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी से रिलेटेड इशू देखने को मिला था, इसीलिए इंडिया को A रेटिंग नहीं प्रोवाइड करी गई है। अभी देखा जाए इसकी जो नवीनतम रिपोर्ट है ना वो आने वाली है। इसकी पिछली रिपोर्ट में थोड़ा सा टाइम पीरियड के लिए रोक दिया गया था। इसके भी बहुत सारे रीजन बताए गए थे जिसमें NHRC में सदस्यों की नियुक्ति में पारदर्शिता में कमी रही थी, मानवाधिकार जांच की निगरानी के लिए पुलिस अधिकारियों की नियुक्ति में भी पारदर्शिता हमको अच्छे से नहीं देखने को मिली है। इसके जो सदस्य पैनल रहते हैं इनमें मेल फीमेल का रेशियो अच्छा होना चाहिए, माइनॉरिटी का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। इसलिए जो NHRC है ये कमज़ोर क्यों पड़ गई है, क्योंकि इसमें अपॉइंटमेंट, इसके जो मेंबर अपॉइंटमेंट करे जाते हैं उसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं है, ऐसा बोला जाता है। आगे GANHRI क्या चाहती है, कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस के बारे में कहती है एंड कुछ सजेशन देती है इंडिया को, लेकिन ये चीज़ पॉसिबल नहीं है इस टाइम पीरियड में, ठीक है, क्योंकि जनरल इलेक्शन चल रहा है, ऐसा सरकार की तरफ से बोला जाता है। NHRC का जो A स्टेटस है, ठीक है, हैज़ ओनली बीन डिफर्ड वंस बिफोर इन 2016 बट इट वाज रिस्टोर्ड इन 2017। शुरू में हिस्ट्री में देखा जाए तो हमको 2016 में भी अच्छा काम हम नहीं किए थे, इसलिए हमको ये स्टेटस नहीं मिल पाया था। लेकिन ये पहली बार ऐसा हुआ है कि जो इंडिया का स्टेटस है सस्पेंड कर दिया जा रहा है 2 साल के लिए कंटिन्यू।
NHRC का फिर यहाँ पर बेसिक जानकारी बताई जाती है कि भाई ये संस्था क्यों स्थापित करी गई 1993 में। ये यदि किसी को ए स्टेटस दे रही है, ये हमेशा से ही मतलब भारत के लिए देखा जाए तो हमको ए स्टेटस मिलते ही रहा था, शुरू से ही मिलते रहा था। कभी कभी यदि नहीं भी मिला तो हम इसको रिटेन जरूर कर पाए हैं, जैसे कि 6/11/2017 रोक लगने के बावजूद भी। इसके अलावा बोला जा रहा है ये जो ए स्टेटस रहता है इसको डिफर्ड किया गया था, मना किया गया था इस टाइम में। कुछ जो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन है, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं, इन्होंने इस ग्लोबल बॉडी को लेटर भी लिखे हैं, इन्होंने कंसर्न जाहिर किए हैं इंडिया के रिकॉर्ड को लेकर के। यदि हम 6 पॉइंट सबमिशन की बात करें SCA के हिसाब से मार्च 2023 में, तो NHRC फेल हो गया है टू क्रिएट कंडीशन रिक्वायर्ड टू बी एबल टू ऑपरेट इंडिपेंडेंट ऑफ गवर्नमेंट इंटरफेरेंस। संस्था जो स्थापित करी गई है ना, ये संस्था सरकार के दबाव में काम कर रही है, सीधी सीधी बात यहाँ पर ये बोला जाता है। अगला जो पक्ष उठाया जा रहा है वो प्लूरलिज्म से रिलेटेड उठाया जाता है, ठीक है, कि भाई इसमें इसके जो कंपोजिशन है इसमें सरकार का ज़्यादा दबदबा चल रहा है, इसमें महिलाएं होना चाहिए था, इसमें अल्पसंख्यक समुदाय होना चाहिए था, डाइवर्सिटी ऑफ सोसाइटी होना चाहिए था, तब जाकर के ये संस्था अच्छे से काम कर पाती। इसके बाद नेक्स्ट वाली जो न्यूज़ हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले दोस्तों वो फूड इन्फ्लेशन से रिलेटेड है। मतलब खाद्य पदार्थों में जो महंगाई बढ़ रही है उसका डेटा यहाँ पर प्रस्तुत किया जा रहा है कि पिछले 4 महीनों के हिसाब से देखा जाए ना तो काफ़ी ज़्यादा हाई हमको देखने को मिली है, लेकिन जो चेंजेस आ रहे हैं वो मार्जिनल आ रहे हैं, थोड़े बहुत। सरकार प्रयास कर रही है कि कंट्रोल करें, लेकिन उससे बहुत ज़्यादा कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। इंडिया का जो रिटेल इन्फ्लेशन है वो 4.83 था लास्ट मंथ में, यदि हम कंपेयर करें इसको मार्च के महीने से तो, ठीक है, मार्च के महीने में था 4.85 एंड मार्च और अप्रैल का यहाँ पर डेटा प्रस्तुत किया गया है। तो यहाँ पर कंपैरिजन किया जा रहा है कि पिछले महीने थी 4.83 और उसके पहले थी 4.85%। फूड इन्फ्लेशन को मेज़र किया जाता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के माध्यम से, ठीक है। फूड एंड बेवरेजेस इसमें पेय पदार्थ शामिल किए जाते हैं जो कि ट्रैक करता है कंज्यूमर जो पैसे पेड कर रहे हैं पार्टिकुलरली टाइम पीरियड के हिसाब से, उसमें क्या परिवर्तन आ रहा है। जैसे कि नवंबर 2023 में फूड का जो कंट्रीब्यूशन रहा था ओवरऑल इन्फ्लेशन के लिए वो इंक्रीज़ हो गया था 48%। यदि हम तुलना करें अप्रैल 2022 की, उस समय 67% हुआ करता था। कुछ फैक्टर प्रस्तुत करे जाते हैं फूड इन्फ्लेशन के लिए, जैसे कि सीरियल इन्फ्लेशन, यदि सरकार MSP को बढ़ा देती है। मिल्क, वेजिटेबल, मीट, फिश इन्फ्लेशन, ठीक है, इसमें जो इनपुट कॉस्ट इन्फ्लेशन हमको देखने को मिलती है, या फिर पॉजिटिव डिमांड सप्लाई गैप हमको देखने को मिले, पल्सेस इन्फ्लेशन बोलते हैं। MSP इन्फ्लेशन मतलब MSP में वृद्धि कर दी गई है। इनपुट कॉस्ट में यदि वृद्धि कर दी जाए, मतलब ज़्यादा लागत लग रही है तो किसान लोग ज़्यादा महंगी चीज़ों को बेचते हैं। एडिबल ऑयल एंड शुगर इन्फ्लेशन की बात करें तो ये जो चीज़ें हैं वो ग्लोबल फूड इन्फ्लेशन के ऊपर भी निर्भर करती है, MSP के ऊपर भी ये चीज़ निर्भर करती है।